हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत और चीन के सैनिकों में बहुत बड़ी झड़प की खबर आ रही है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी पर हुआ आमना सामना बताएंगे। दोस्तों चाइना की तरफ से 300 चीनी जवानों को भारतीय सेनाओं द्वारा खदेड़ा गया है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने वाले हैं, जिसमें 6 भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर और भारतीय सेनाओं ने कैसे 300 चीनी जवानों को दिया है मुंह तोड़ जवाब, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ पर कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन को जिस प्रकार से पाकिस्तान ने पीओके घुमाया, दोस्तों उसके बाद ओआईसी ने दिया है भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान। बताएंगे कश्मीरी मुद्दे पर क्या कहा इन्होंने। और दोस्तों सभी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं। दोस्तों एफआईआर दर्ज कर लिया गया है उनके खिलाफ। बताएंगे बहुत बड़ी खबर आपको। और पीएम किसान योजना को लेकर 13वीं किस्त को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत बहुत मजबूत है और भारत की विदेश नीति मोदी जी की वजह से नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अरुणाचल के तवांग में चीन के साथ बहुत बड़ी झड़प के बीच बड़ी खबर। इंडियन आर्मी ने 300 चीनी जवानों को खदेड़ा, पीछे 6 भारतीय सैनिक भी हुए घायल। बता दें बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों इस घटना में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए। यह घटना तवांग सेक्टर के यंगस्टे में हुई है। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह घटना 9 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई और इस झड़प में दोनों देशों की सेनाओं के कुछ जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेनाओं को पीछे धकेल दिया। आप सभी को बता दें कि गलवान के बाद ये पहली बार है जब भारत और चीन के सैनिक इतने मात्रा में आमने सामने आए। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की ओर आने की कोशिश की थी। दोस्तों जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के इस मंसूबे को पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि ये चोटी अभी भी बर्फ से ढकी हुई है और इस झड़प में, इस विवाद में भारत से ज्यादा चाइना के जवान जख्मी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपको बता दें सूत्रों के अनुसार चीनी जवानों के साथ हुए इस झड़प में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हुए हैं और इन जवानों का इलाज के लिए गुवाहाटी लेकर जाया गया है। दोस्तों गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में घायल सैनिकों का इलाज चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोस्ट को हटाना चाहते थे ये चीनी सैनिक। आपको बता दें रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। भारतीय सैनिकों ने चीन की इस हिमाकत को चुनौती दी और इस दौरान पहले से हमारी भारतीय सेना तैयार थी दोस्तों, क्योंकि गलवान पहले भी हो चुका था और भारतीय सेना और भारत का डिफेंस सिस्टम पूरे तरीके से चाइना को लेकर मजबूत और अलर्ट मोड पर था दोस्तों, क्योंकि पहले ये घटना हो चुकी है दोस्तों। इसके बाद अब पूरे तरीके से अपनी भारतीय सेना तैयार थी दोस्तों, और जैसा ही चीनी सेना को अपनी ओर आते देखा, भारतीय सेनाओं ने उस 300 चीनी सेनाओं को एक साथ लताड़ा दोस्तों और एक साथ वहां से भगाया। जी हाँ दोस्तों, और उनको वहां से भागना भी पड़ा। सूत्रों के अनुसार ये बड़ी खबर थी दोस्तों। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश के सैनिक कुछ ही देर में घटना स्थल से पीछे हट गए और घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि भारतीय सैनिकों ने पिछले साल भी अक्टूबर के महीने में इसी क्षेत्र में चीनी सैनिकों को रोका था। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 200 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान एलएसी के पास आना चाह रहे थे। भारतीय सैनिकों ने तब भी उन्हें खदेड़ दिया था। आपको बता दें हर बार ठंड के मौसम में दोस्तों, ठंड के आते ही चीनी सेना कोई ना कोई गलत कदम भारत को लेकर जरूर उठाती है दोस्तों, और हमारी भारतीय सेना पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। और फिर आज ये बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में आपकी जो भी राय और भारतीय सेना को इस शौर्य बल पराक्रम के लिए उनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। इंडियन आर्मी थैंक यू, और साथ ही साथ उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भारत माता की जय कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को आज जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपने भारतीय सेनाओं के इस शौर्य बल की और पराक्रम की प्रदर्शन का गाथा और महिमा मंडन कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर उधर भारतीय
सेनाओं ने दोस्तों कितनी ज्यादा मेहनत की होगी चाइनीज सेनाओं को भगाने में, लेकिन इधर विपक्ष तुरंत आ जाता है अपना एजेंडा सेट करने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं बड़ी खबर आ रही है जहां पर चीन से झड़प के बाद विपक्ष हुआ हमलावर। ओवैसी ने कहा देश को अंधेरे में रखा, मोदी कब दिखाएंगे अपनी लाल आंखें। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि तवांग के उस घटना की जानकारी सुनते ही सार्वजनिक होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है दोस्तों। उनको मजबूती देने के बजाय उनको कोसना और घेरना शुरू कर दिया है दोस्तों। सेना ने 3 दिनों बाद झड़प की जानकारी दी, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा हुआ था। उन्होंने पूछा कि आखिर संसद सत्र के दौरान सरकार ने यह जानकारी क्यों नहीं दी। इनके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले जून 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे और इस मामले की जानकारी भी सेना ने घटना के कई दिनों बाद दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने घटना पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरें चिंताजनक है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक बड़ी झड़प हुई है और सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। जब संसद का सत्र चल रहा था तब संसद को क्यों नहीं बताया गया। सब दोस्तों, ओवैसी को आखिर कौन समझाए कि अगर घटना के होते वक्त ही इस बात का खुलासा कर दिया जाए दोस्तों और इस झड़प को डिस्क्लोज कर दिया जाए तो पूरे भारत में हड़कंप मच सकता है दोस्तों। और सरकार अगर उन बातों को छुपा रही है, 3 दिन तक भी छुपाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ घटना की स्थिति को देखते हुए, बातचीत की स्थिति को देखते हुए दोस्तों, ताकि देश का माहौल ना बिगड़े। ऐसे में दोस्तों विपक्ष को कौन समझाए। और ओवैसी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों। जो भारतीय सेनाओं को बल देने, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के बजाय दोस्तों केंद्र सरकार को ही घेरना शुरू कर दे रही है। ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां कश्मीर को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने पीओके घूमने के बाद कर दिया है अब ये ऐलान। जी हाँ दोस्तों, ऐलान की सबसे बड़ी खबर आ रही है कश्मीर विवाद को लेकर। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर बयान जारी कर दिया है। ओआईसी ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का रास्ता ढूंढने के लिए संगठन एक योजना पर काम कर रहा है। पीओके पहुंचे ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हिसैन इब्राहिम ताहा ने राष्ट्रपति आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया है। हिसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर सबसे जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत का एक जरिया ढूंढना। हम पाकिस्तानी सरकार और अन्य देशों के साथ मिलकर इसके लिए एक खाका भी तैयार करने में जुटे हुए हैं। हिसैन इब्राहिम ताहा ने कहा है कि इसी वजह से हमें इस मामले में संगठन के सदस्य देशों का साथ चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा सड़क पर खड़े होकर नहीं की जा सकती है। जी हाँ, हिसैन इब्राहिम ताहा ने आगे कहा कि हम यहाँ अपने सहयोगियों, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और संगठन के सदस्यों की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे कश्मीर विवाद को सुलझाने का रास्ता ढूंढने के लिए ओआईसी की एकजुटता, सहानुभूति और दृढ़ संकल्प व्यक्त करने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कल की हमने खबर आपको बताई थी जहाँ ओआईसी के इस चीफ को दोस्तों पाकिस्तान ने पीओके का पूरा क्षेत्र घुमाया था दोस्तों, और आज ओआईसी ने यह बयान दिया है दोस्तों। ऐसे में ओआईसी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी, अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हिसैन इब्राहिम ताहा को ये जरूर क्लियर कर दीजिएगा आप लोग दोस्तों कि कश्मीर पर बात करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कश्मीर को लेकर भारत पूरे तरीके से क्लियर है दोस्तों कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और इस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। बाकी भारत ने जिस प्रकार से कह रखा है कि बातचीत तभी होगी जब पूरे तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर ये श्योर हो जाएगा कि आतंकवाद अब पाकिस्तान की तरफ से भारत में नहीं प्रवेश करने वाला और पाकिस्तान पूरे तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, तभी बातचीत हो सकती है दोस्तों। लेकिन बातचीत क्या होगी वो भारतीयों को क्लियर है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और बात करते एक और बड़ी खबर की, जहां रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, चीन से सर्वाधिक प्रभावित है 82 देश, जिसमें पहले नंबर पर है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें दोस्तों कि भारत और अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन कितने नंबर पर है वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन बता दें, चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभुत्व को मापने के लिए किए गए नए अध्ययन से पता चला है कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जो चीन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। चीन और पाकिस्तान की यारी जग जाहिर है। हालांकि इस यारी में चीन की दादागिरी चलती है और पाकिस्तान चुपचाप उसके हुक्म की तामील करता है, उसके हुक्म को फॉलो करता है, मानता है। अब एक हालिया सर्वे ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान वो देश है जो चीन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। रेडियो फ्री यूरोप या रेडियो लिबर्टी ने बताया है कि बीजिंग के बढ़ते वैश्विक प्रभुत्व को मापने वाले एक नए अध्ययन से पता चला है कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है जो चीन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। जी हाँ दोस्तों,
ताइवान स्थित रिसर्च संगठन डबल थिंक लैब्स द्वारा 8 दिसंबर को पुनः लॉन्च किए गए डेटाबेस द चाइना इंडेक्स ने पाकिस्तान को दुनिया भर के 82 अन्य देशों की सूची में सबसे टॉप पर रखा है दोस्तों। यानी चाइना जो कहेगा पाकिस्तान वो करेगा, ऐसी हालत है दोस्तों। बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार चीन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में पाकिस्तान के बाद कंबोडिया और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, जबकि थाईलैंड तीसरे स्थान पर सूचीबद्ध है, फिलीपींस 7वें स्थान पर है, जबकि मलेशिया 10वें स्थान पर है। सूचकांक में दक्षिण अफ्रीका और पेरू 5वें स्थान पर है। जर्मनी 19वें स्थान पर सर्वोच्च रैंक वाला यूरोपीय देश है दोस्तों, जबकि अमेरिका 21वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी वो देश है जहां चीन का प्रभाव सबसे अधिक है और दुनिया के 82 देशों की सूची में उसका नंबर 19वां है। आपके दिल में और मन में यह सवाल जरूर होगा दोस्तों कि भारत अगर इस लिस्ट में है तो कौन सेवें नंबर पर है? तो आपको बता दें दोस्तों, भारत इस लिस्ट में 55वें नंबर पर है दोस्तों। और 55वां नंबर यह दर्शाता है कि भारत चाइना से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म पर भारत का बड़ा शिकंजा वेब सीरीज के जरिए फैला रहा था भारत में नफरत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत में फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा पर शिकंजा कसा है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने सोमवार को पाकिस्तान स्थित विडली टीवी नाम से मशहूर OTT प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, 2 मोबाइल एप्लीकेशन, 4 सोशल मीडिया अकाउंट और 1 स्मार्ट टीवी एप्लीकेशन को ब्लॉक करने का फैसला किया। OTT प्लेटफॉर्म ने हाल ही में सेवक द कन्फेशंस नाम से एक वेब सीरीज रिलीज की थी, जिसे मंत्रालय ने पाया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और विदेशों के साथ भारत के संबंधों के लिए खतरा है। वेब सीरीज के अब तक 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं दोस्तों और अब भारत ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए इसको बैन कर दिया है। भारत में बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर ब्रह्मोस का मुरीद हुआ चीन का एक और सबसे बड़ा दुश्मन वियतनाम। जल्द हो सकती है बहुत बड़ी डील। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। आपको बता दें कि चीन के पड़ोसी एक और देश ने यानी वियतनाम ने इस मिसाइल में अपनी सबसे बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। इस मिसाइल को बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस तुरंत ही डील को लेकर बातचीत शुरू करने वाली है दोस्तों। ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखाने वाले इस देश का नाम वियतनाम है और इस मिसाइल को हनोई में आयोजित वियतनाम इंडस्ट्रियल डिफेंस एक्सपो 2022 में भी प्रदर्शित यानी दिखाया गया है। बता दें आप सभी को कि वियतनाम को सबसे ज्यादा खतरा उसके पड़ोसी देश चाइना से ही है और 1979 में भी ये युद्ध हो चुका है दोस्तों वियतनाम और चाइना के बीच। ऐसे में अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए वियतनाम सैन्य ताकत को और ज्यादा बढ़ाने में जुटा हुआ है और इस मिसाइल के वियतनामी सेना में शामिल होने से चीन के खिलाफ उसकी आक्रामक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम द्वारा पाए जाने के लिए दोस्तों उसको कांग्रेचुलेट अवश्य कह दीजिएगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां रशिया ने जमकर की भारत की तारीफ, यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का फिर किया समर्थन। बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने एक बार फिर भारत की स्थायी यानी परमानेंट सदस्यता का समर्थन किया है। 15 देशों की परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने संयुक्त राष्ट्र निकाय में भारत के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया है। विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के साथ परिषद में अहम भूमिका निभाई है। लावरोव ने 7 दिसंबर को मॉस्को में प्रीमाकोव रीडिंग इंटरनेशनल फोरम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि मुझे लगता है कि भारत वर्तमान में आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है। इसकी आबादी जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में बड़ी होने वाली है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि भारत के पास विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में विशाल राजनयिक अनुभव है। भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के भीतर दक्षिण एशिया में एकीकरण संरचनाओं की एक श्रृंखला में सक्रिय भूमिका निभाता है। इससे पहले लावरोव ने इस साल सितंबर में 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया जाता है तो सुरक्षा परिषद अधिक लोकतांत्रिक होगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भारत और ब्राजील को परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू सरगई लावरोव जी, कहना मत भूलेगा दोस्तों भारत की तारीफ करने के लिए। एक और खबर की बात करें, जहां पर ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक की बहुत बड़ी मुसीबत, हार के डर से एक के बाद एक अपनी सीट छोड़ रहे हैं सांसद। बता दें आखिर ब्रिटेन सरकार को किसकी नजर लग गई है दोस्तों। बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इन दिनों काफी परेशान है। उनके कई सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों को छोड़कर जा रहे हैं।
हैं। इन सांसदों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर चुनाव हुए तो फिर उन्हें बुरी तरह से शिकस्त का मुंह देखना पड़ सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ सदस्यों ने हाल के दिनों में अपने स्थानीय संगठनों को और पार्टी हेडक्वार्टर्स को बताया है कि वो अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जनवरी 2025 में आम चुनाव होने वाले हैं। ये काफी असाधारण है दोस्तों कि सांसद इस तरह से अपनी सीटों को छोड़ रहे हैं। सीटों की अदला बदली पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण घटना बन गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऋषि सुनक ही नहीं, इससे पहले लिज ट्रस भी दोस्तों प्रधानमंत्री बनी थी ब्रिटेन की, और उनकी सरकार गिर गई थी दोस्तों। ये बोरिस जॉनसन के जाने के बाद से लगातार ये घटनाएं होती दिखाई दे रही हैं और सांसद लगातार हर किसी प्रधानमंत्री का सीट छोड़ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऋषि सुनक को लेकर यह भी सबसे बड़ी खबर थी। अब देखना ये होगा कि ऋषि सुनक अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं, प्रधानमंत्री पद पर बने पाते हैं दोस्तों या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरब जगत में मचाई धूम। क्वाड और पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा संदेश। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अरब देश में जिस तरह से स्वागत किया गया, उसने क्वाड और पश्चिमी देशों को एक बार सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है दोस्तों। जिनपिंग के प्रभुत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी दोहा में चल रहे विश्व कप फुटबॉल समारोह को छोड़कर उनसे मिलने आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सऊदी अरब और चीन एक साथ आकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को आखिर क्या संदेश देना चाहता है। जी हाँ, चीन खाड़ी देशों में उस जगह को भरना चाहता है जिसे अमेरिका ने खाली किया है। खाड़ी देशों में चीन की बढ़ती धाक अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी देशों की दखल को देखते हुए भी जिनपिंग की ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरा, व्यापार के मोर्चे पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को एक संदेश दिया है। जिनपिंग ने कहा है कि उनकी यात्रा चीन अरब लीग देशों के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत है। इस दौरान उनका खाड़ी देशों के अन्य तेल उत्पादकों से मिलने का भी कार्यक्रम है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर जयशंकर जी ने कहा यूक्रेन संघर्ष से बने हालात से विकास हुआ प्रभावित, उबरने में भारत की अहम भूमिका है। जी हाँ, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बार फिर रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर विराम की वकालत की है। अबू धाबी में आयोजित भारत यूएई संबंधों पर ग्लोबल फोरम पैनल में बोलते हुए उन्होंने सोमवार को कहा है कि यूक्रेन में युद्ध जैसे संघर्षों के इर्द गिर्द दुनिया बहुत तेजी से विभाजित हो रही है। ऐसे में भारत एक सेतु की भूमिका निभा सकता है। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार डॉक्टर अनवर मोहम्मद गरगश ने भी यूक्रेन में संघर्ष के त्वरित अंत की अपील की है। भारत यूएई संबंधों पर ग्लोबल फोरम पैनल में बोलते हुए जयशंकर जी ने वर्तमान में दुनिया में हो रहे दो बड़े विभाजनों पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक पूर्व पश्चिम विभाजन है जो यूक्रेन के आसपास केंद्रित है और दूसरा विकास के आसपास केंद्रित उत्तर दक्षिण का विभाजन है। रशिया यूक्रेन संघर्ष का असर इस सब पर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेन का भी विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। मेरा मानना है कि इस स्थिति को बदलने के लिए भारत जैसा देश अकेले नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों के साथ मिलकर प्रभावी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आज पुल बनाने की आवश्यकता है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर जनता के विद्रोह के आगे पेरू के राष्ट्रपति ने डाले हथियार, जल्द चुनाव की घोषणा, पेड्रो कैस्टिलो भी होंगे रिहा। जी हां दोस्तों, पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक संकट गहरा गया है। देश में आम चुनाव कराने और पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इस दौरान हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौतें भी हो गई हैं दोस्तों, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। मरने वाले लोगों में एक युवक की उम्र 15 साल और एक की 18 साल है। नवीनतम जानकारी के मुताबिक पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलू आर्टे ने सोमवार को प्रसारित एक संबोधन में प्रदर्शनकारियों की मांगों को स्वीकार कर लिया है और वो जल्द चुनाव कराने पर सहमत हो गए हैं। बात करें एक और खबर की, जहां पर पाकिस्तान के बाद ये मुस्लिम देश बन सकता है परमाणु ताकत, सऊदी बोला अंजाम सोचना असंभव। जी हां, पाकिस्तान के बाद एक और मुस्लिम देश ईरान बहुत तेजी के साथ परमाणु ताकत बनने की तरफ बढ़ चला है दोस्तों। लिहाजा ऐसे देशों का डर अब सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगा है जिनकी ईरान के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। जी हां, इजराइल के बाद सऊदी अरब भी ऐसा ही देश है दोस्तों। इजराइल पहले से ही कहता आया है कि वो किसी भी हाल में ईरान का परमाणु ताकत नहीं बनने देगा और इजराइल के ऊपर ईरान के न्यूक्लियर सुविधा केंद्रों पर हमला करने के आरोप भी लगते रहे हैं। तो वहीं सऊदी अरब ने भी अब कहा है कि अगर ईरान एक परमाणु ताकत बन जाता है तो फिर पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। क्या लगता है दोस्तों, आपकी क्या राय होगी इस पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहे अपशब्द, पन्ना जिले में दर्ज हुई एफआईआर। बता दें, कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना में प्रधानमंत्री
मोदी जी की हत्या की बात कहकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। ऐसा कहकर वे भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर पन्ना पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ शांति भंग और वहम नस्य फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर लिया है। राजा पटेरिया का कहना है कि मैंने हत्या करने की बात नहीं कही, बल्कि अगले चुनाव में मोदी को हराने की बात कही है और ऐसा फ्लो में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपकी क्या राय होगी जिस प्रकार से मोदी जी को लेकर ऐसे बयान दिए गए हैं दोस्तों मोदी हत्या को लेकर? आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर दिसंबर में किसानों के खाते में आएगी 13वीं किस्त। इन किसानों का अटक सकता है पैसा। जी हां, प्रधानमंत्री किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के लाखों किसानों को मिल रहा है। ये योजना केंद्र की मोदी सरकार चलाती है, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। किसानों की स्थिति बेहतर करने के उद्देश्य से उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक सहायता किसानों को देती है, जिसके तहत साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं। ये मदद 2-2 हजार की 3 किस्तों में किसानों को दिए जाते हैं। अब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खाते में 12 किस्त डालने का काम कर चुकी है। किसानों का प्रधानमंत्री किसान योजना की 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए किसानों को उनके खातों में भेजे जाते हैं। ये पैसे हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में केंद्र की मोदी सरकार डालती है। अब दोस्तों 13वीं किस्त का इंतजार है, जिससे पहले उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सभी को यदि किसानों को इस योजना का लाभ लेना है तो कुछ गलतियों से बचने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से उनके पैसे अटक सकते हैं। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं दोस्तों, वो सारी गलतियां हमने स्क्रीन पर दे दिया है। कृपया करके आप उन गलतियों को ना दोहराइएगा और गलतियों को सुधार अवश्य करिएगा दोस्तों। और 13वीं किस्त का पैसा कब आएगा आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर महीने के आखिर में 13वीं किस्त सरकार किसानों के खाते में डाल सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा इस बाबत अभी तक नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये अटकलें ही है। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।